हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हमने अब तक योगफल और बाकी के बारे में हमने पढ़ लिया कि दो आव्यूह का योग कैसे कर सकते हैं, उनका घटाव कैसे कर सकते हैं। आज हम गुणा के बारे में डिस्कस करते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनफल कितने मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का गुणनफल हम कब कर पाएंगे, जरा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए बच्चों एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है ए आई जे टाइप के और इसकी कोटि है m क्रॉस n, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसमें एलिमेंट है बी आई जे टाइप के और इसकी कोटि है p क्रॉस r। आपको ए और बी को गुणा करना है, ठीक है, मतलब a इंटू बी निकालना है। तो बच्चों ध्यान रख लेना, a इंटू बी आप तभी निकाल सकते हो जब प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या, प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर हो, तभी आप इन दोनों का गुणा कर सकते हो। कहने का मतलब n बराबर क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रख लेना, हम दो आव्यूहों का गुणनफल तभी निकाल सकते हैं जब प्रथम आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलता ए कोई आव्यूह है जिसकी कोटि है 2 इंटू 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, और बी कोई दूसरा आव्यूह है जिसकी कोटि है 3 इंटू 5। तो क्या हम इन दोनों को गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल हम इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, क्योंकि जो ए है इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और बी में पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 3 है। ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप इन दोनों को गुणा कर सकते हो। और जब आप ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालोगे, भाई ये भी तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, और जो ये मैट्रिक्स आएगी इसकी कोटि कितनी होगी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इस सेम को सेम से हटा देना तो बच गए क्या, 2 और 5। तो जो नया मैट्रिक्स आपके पास में आएगा इसकी कोटि बच्चों कितनी होगी, 2 इंटू 5। मतलब पंक्तियों की संख्या उसमें 2 होगी और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। मेरे हिसाब से शायद बात समझ में आ गई। इस केस में आप a इंटू बी निकाल सकते हो बच्चों, b इंटू ए नहीं निकाल सकते, क्योंकि b इंटू ए में पहले कौन आ गया, b आ गया। तो फिर b में स्तंभ की संख्या और a में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए थी, तभी आप इन दोनों को गुणा कर सकते थे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि a इंटू बी तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन b इंटू ए फाइंड नहीं कर सकते। ओके, ये बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। तो बस गुणा में आपको यही बात ध्यान देने की होती है कि दो मैट्रिक्स को हम गुणा कब कर सकते हैं। अब गुणा करेंगे कैसे, तरीका क्या रहेगा दो मैट्रिक्स को गुणा करने का, तो जरा ध्यान से समझना। मैं दो ऐसे मैट्रिक्स ले रहा हूं जो बिल्कुल सेम है, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स ले रहा हूं। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप से है, A11, A12, A21 और A2, ठीक है। भाई ये 11 क्यों है आपको पता है, ये 12 क्यों है, ये 12 क्यों है और ये 22 क्यों है। इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। ऐसे B कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप के हैं, B11, B12, B21 और B2, ठीक है। अब इन दोनों को क्या हम गुणा कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखना है। तो बच्चों इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 2, और इसकी भी क्या है, 2 इंटू 2। आप a को b से गुणा कर रहे हो, मतलब पहले कौन आएगा, a आएगा। तो जो पहले आगू आएगा उसमें तो स्तंभों की संख्या और जो बाद में आएगा उसमें पंक्तियों की संख्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों स्तंभ की संख्या कितनी है, 2 है, और इधर पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब हम इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ a इंटू बी। देखिए दो मैट्रिक्स को गुणा करने के जो तरीके हैं वो 3-4 तरीके हैं कि आप पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर सकते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर सकते हैं, स्तंभ को स्तंभ से गुणा कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका सीखेंगे और वो है पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना। मतलब जो प्रथम आव्यूह है उसकी तो पंक्ति लेंगे और जो सेकंड आव्यूह है उसके स्तंभ को लेंगे। ये फिक्स कर लेना अपने दिमाग में।
तो मैं यहाँ पर a इंटू बी निकालना हूं, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि a इंटू बी आप किस तरीके से निकालोगे। देखो ये प्रथम पंक्ति है, इसकी प्रथम पंक्ति और इसका प्रथम स्तंभ, प्रथम 1 1 और 1 1 एलिमेंट यहां पर आएगा, आपको पता होगा। तो किस तरीके से हम गुणा करेंगे, a11 को b11 से गुणा करो, a11 b11, ठीक है। फिर ये जो है इससे गुणा हो जाएगा, a12 और b21, बीच में किसका चिन्ह लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ आप जब लेोगे तो एलिमेंट जो आएगा वो यहां पर आएगा भाई, प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो इसको इसके साथ में गुणा करोगे तो कैसे करोगे, a11 b12, फिर प्लस आ जाएगा b12 और b22, सॉरी यहाँ पे a12 है तो a12 और b22, ठीक है। अब इस पंक्ति को हमने दोनों से गुणा कर लिया, अब दूसरी पंक्ति को भी दोनों स्तंभों से गुणा करना है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा कर लीजिए, क्या आएगा, a21 b11 प्लस a22 b21, इस तरीके से होगा। अब वही दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a21 b12 प्लस a22 और b22। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, गुणा करोगे। ओके, तो एक ही तरीका आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो प्रथम आयु है उसमें तो आपको क्या लेनी है, पंक्ति लेनी है, और जो दूसरा आयु है उसमें आपको क्या लेना है, स्तंभ लेना है। ओके, पहले तो प्रथम पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा कर लेना, और ऐसे फिर दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा कर लेना। ऐसे 3 कोटि का हम गुणा कर सकते हैं। ओके, शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं कोई और उदाहरण लेता हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोई आयु है जो इस तरीके से है, 2 3 4 5 6 1, इस तरीके से। अब देखिए इसकी कोटि कितनी है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। ओके, बी मैंने एक ऐसा आयु लिया जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 और 2 0 2, इस तरीके से। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, और स्तंभ की संख्या भी बच्चों कितनी है, 3 है, ठीक है। अब आपको a इंटू बी निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या हम a को b से गुणा कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो a को b से गुणा करने के लिए a में स्तंभ की संख्या और b में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो दिख रहा होगा यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, और जब 3 से 3 हट जाएगा और a को b से आप मल्टीप्लाई करोगे, तब जो नया आयु यहाँ पे बनेगा बच्चों, उसकी कोटि क्या होगी, 2 इंटू 3, यानी कि जो नया आयु आपके पास में आएगा उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, सॉरी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है। ये बात पहले से आप निकाल लो। जब भी आप 2 मैट्रिक्स को गुणा करोगे तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जो नया आयु आएगा उसकी कोटि आपको पहले निकाल लेनी है। ओके, तो यहाँ पर a को b से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और नया जो आयु आपके पास में आएगा, जैसे c आयु आ गया, तो उसकी कोटि क्या होगी, 2 इंटू 3। तो चलो हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू b हो गया। अब गुणा करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो पहला आयु है उसकी तो पंक्ति और जो दूसरा आयु है उसका स्तंभ लेंगे। तो देखो ये पंक्ति इन तीनों स्तंभ से गुणा हो, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ तो गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे, 3 दूनी 6, फिर प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8, तो ये पहला अवयव आ गया इसका। फिर वही प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ, जितने भी स्तंभ है सबसे गुणा करो, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4, फिर हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 0। अब यही प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 प्लस 6 प्लस यहाँ पे कितना है, 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो प्रथम पंक्ति को हमने तीनों स्तंभ से गुणा किया, 3 अवयव आपके पास में आ गए। अब वही काम करना है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, फिर 12, फिर 2। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ले लोगे,
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 10, 6 एकम 6, और 1 को जब आप 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2। अब आप ये देख लीजिए कि आपने जो मैट्रिक्स निकाली है, क्या इसकी कोटि वही है जो आ रही थी? तो 3 से 3 हमने हटा दिया था, कोटि कितनी थी, 2 × 3, मतलब जो नया अवयव आपको प्राप्त हुआ है उसमें पंक्तियां कितनी होनी चाहिए थी, 2, और स्तंभ कितने होने चाहिए थे, 3। तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 2 है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो a × b बच्चों जो यहाँ पे आएगा वो आएगा कितना, ये हो गया 16, यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 और 16 हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो 19, 14 और 5 19, ये हो गया 16, और ये हो जाएगा 14 और 5 19। तो इस तरीके से, और इसकी कोटि कितनी है, 2 × 3। तो इस तरीके से आप दो अवयवों को गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो शायद आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे निकाल पाएंगे। मेरे को आप यहाँ पर ये बताइए कि क्या हम यहाँ पर b × a निकाल सकते हैं? तो देख लेते हैं b × a आएगा या नहीं आएगा। पहले कौन सा अवयव है, b अवयव है, मतलब b में किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या। तो b में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और a में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो क्या बराबर है, बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो हम b × a यहाँ पे निकाल नहीं सकते। ठीक है बच्चों, बस ध्यान देने की बात इसमें यही है। और गुणा करने का सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना। ठीक है, आगे इसमें देखिए अदिश गुणा, अदिश गुणा। जैसे अदिश गुणा का मतलब यहां पर है कि जब किसी मैट्रिक्स के बाहर यदि कोई संख्या आ रही है, कोई अचर राशि आ रही है, तो वो अंदर किस तरीके से गुणा होगी, इससे मतलब है क्या, अदिश गुणा। जैसे कोई मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट है बच्चों a11, a12, a21 और a22, ये कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको दोनों पक्षों को, या सिर्फ मान लीजिए कि इसके बाहर कोई संख्या होती है, यहाँ पर जैसे 6 होता है इसके बाद, या k होता है, k यहाँ पर अचर राशि है, इस तरीके से होता है a12, a21 और a22। तो अब इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो याद रख लेना ये k सभी से गुणा हो जाएगा, अंदर चल करके क्या हो जाएगा, सभी से गुणा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, k11, ka11, ka12, k21 और ka22। इस तरीके से ये प्राप्त होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे सारणी, डिटरमिनेंट, तो उसमें कुछ अलग बताऊंगा मैं कि जब सारणी के बाहर कोई संख्या होती है और उसको जब हम अंदर भेजते हैं तो वो वहां पे सबसे गुणा नहीं होगा, या तो केवल एक स्तंभ से गुणा होगा, या फिर केवल एक पंक्ति से गुणा होगा। ठीक है, वो एक से गुणा होगा वहां पे। लेकिन ध्यान रखना अवयव में ऐसा नहीं होता। अवयव में यदि कोई अचर राशि अवयव के बाहर है तो आप यदि उसको अंदर भेजते हो तो वो सभी एलिमेंट से गुणा हो जाएगी। ओके, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए परिवर्त अवयव, या ऐसे समझ लीजिए कि किसी अवयव का परिवर्त हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी अवयव का या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, वो है परिवर्त अवयव। मान लीजिए ए कोई अवयव है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई अवयव है और इसका परिवर्त आपको ज्ञात करना है, तो भैया इसके परिवर्त को ए के ऊपर टी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। ये ध्यान रखना पहली बात। ए का परिवर्त क्या होगा, ए के ऊपर टी या ए डैश। टी मतलब ट्रांसपोज और ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। तो ए का परिवर्त कौन है, ए के ऊपर टी या ए डैश, ए टी, ए की पावर टी, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ए का जो परिवर्त होगा उसको हम इस चिन्ह से या इस संकेत से व्यक्त करेंगे। ओके, अब निकालते कैसे हैं जरा बात को समझने की कोशिश करना।
ए मान लीजिए कोई आपके पास में एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A11, A12, A21 और A2, इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स है। अब आपको इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो ऊपर टी लगा दें। इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका परिवर्तन निकालना है, तो इसके ऊपर क्या लगाना है, टी निकाल देना, फिर लगा देना। अब देखो ट्रांसपोज आप किस तरीके से निकालोगे कि जो ए आव्यूह है इसमें पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दो, पंक्तियों को क्या बना दो, स्तंभ बना दो। जैसे ये पंक्ति है, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दो और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। पंक्तियों को यदि आप स्तंभ बना देते हो या स्तंभों को पंक्तियां बना देते हो तो उससे हमारे को क्या प्राप्त होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे को प्राप्त होता है, किसी भी आव्यूह का परिवर्तन हमारे को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो पंक्तियां हैं, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, A11, A12 इस तरीके से हो गया और ये क्या हो जाएगा, A21, A2। तो A था, A आव्यूह था और इसका ट्रांसपोज हमने इस तरीके से निकाल लिया। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी आव्यूह का हम परिवर्तन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभ बनाने से किसी भी आव्यूह का हमारे को परिवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। अब इसी पर आधारित दो परिभाषाएं हैं। एक होता है बच्चों सममित आव्यूह, सममित आव्यूह सिमेट्रिक, ठीक है, सममित आव्यूह, सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या है, तो एक होता है इसमें विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। दो प्रकार के आव्यूह होते हैं, एक तो होता है सममित आव्यूह और एक होता है विषम सममित आव्यूह। अब सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है, यदि हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें, जैसे ए कोई आव्यूह था और इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया, ए के ऊपर टी। यदि आव्यूह और आव्यूह का ट्रांसपोज बराबर है तो उस आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ए कोई आव्यूह था, इसका ट्रांसपोज निकाला ए के ऊपर टी, ए की पावर टी, तो a बराबर ए की पावर टी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सममित आव्यूह बोलते हैं। वह आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह और प्रारंभ में जो आव्यूह था यदि दोनों बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। विषम सममित आव्यूह की परिभाषा क्या होगी, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, यदि आप उसका परिवर्त निकालो, आए तो बराबर लेकिन एक माइनस का चिन्ह बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे यदि पूछ भी लेता है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह की परिभाषा लिखिए, तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि ए एक विषम सममित आव्यूह होगा यदि, आप कैसे लिखोगे, ऊपर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ए एक सममित आव्यूह होगा यदि, होगा यदि ए बराबर ए की पावर टी, और विषम सममित कब होगा, जब ए बराबर माइनस ए की पावर टी। यदि एक माइनस बार आ रहा है तो फिर आप क्या बोलोगे, वो विषम सममित है, और यदि माइनस बार नहीं आ रहा, सेम ही है दोनों का मान, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सममित आव्यूह बोल देंगे। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई क्या, तो सममित और विषम सममित का मतलब समझ में आ गया। जैसे कि ए कोई आव्यूह है इस तरीके से 1 0 0 1, ठीक है, और अब मैं कहूँ कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ए का ट्रांसपोज या ए डैश बोल सकते हो, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालोगे आप, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दो, तो ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, और ये पंक्ति है तो इसको ऐसे घुमा के स्तंभ बना दो। अब मेरे को बताओ कि ए और ए डैश या ए टी, ए या ए डैश बिल्कुल सेम है क्या, तो आप यहाँ पर बोल दोगे क्योंकि ए बराबर ए टी है, ए बराबर ए टी है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो ए आव्यूह है ये क्या है, सममित आव्यूह है। ओके, और यदि माइनस बार आ जाता तो हम क्या बोल देते, यहाँ पर ए विषम सममित आव्यूह है। ठीक है बच्चों, अब इसी में कुछ और बातें हैं, जैसे मैं आपसे करता हूं कि a प्लस ए टी या ए डैश बोल रहा हूं परिवर्तन को, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कीजिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, इस तरीके से आपको पूछ लेगा उससे।
तो आप समझ जाओगे ए कोई आव्यूह है और ए डैश का मतलब उसका परिवर्त आव्यूह है, और दोनों का जोड़ करें तो एक तीसरा आव्यूह हमारे को प्राप्त होगा। तो वो आव्यूह क्या आएगा? एक सममित आव्यूह है। अरे ये भी तो आव्यूह है पूरा, बट ए क्या था? आव्यूह था। ए डैश भी क्या है? आव्यूह है। तो आव्यूह में जब आव्यूह ऐड करोगे तो आव्यूह तो आएगा एक तीसरा, और जब तीसरा आव्यूह आएगा वो भी क्या आएगा? सममित आव्यूह आएगा। तो अब किस तरीके से आप उसको सिद्ध करोगे? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक अलग ही मान रहा हूँ, सी आव्यूह। ए प्लस ए डैश को क्या मान लिया मैंने? सी आव्यूह मान लिया। सी भी यहाँ पर एक आव्यूह है। अब किसी भी आव्यूह को जब सममित या विषम सममित आपको सिद्ध करना हो तो आप क्या करोगे? उसमें उसका ट्रांसपोज निकालोगे, और ट्रांसपोज निकाल करके आप देखोगे कि क्या वही प्राप्त हो रहा है, सेम वैसा ही आव्यूह प्राप्त हो रहा है। यदि सेम वैसा ही आव्यूह प्राप्त हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह हो जाएगा। और यदि माइनस का चिन्ह बाहर आ रहा है तो वो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर दोनों पक्षों का टी यहाँ पर लगा रहा हूं, मतलब दोनों के ऊपर ये डैश लगा रहा हूं दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डैश और इधर हो जाएगा ए प्लस ए डैश के ऊपर डैश। ठीक है, अब बच्चों अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई नहीं है, ट्रांसपोज परिवर्त की प्रॉपर्टीज जितनी भी है गुणधर्म नहीं बताया है, लेकिन याद रखना प्लस माइनस में ये डैश दोनों पर अलग अलग लग जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए डैश तो था ही, और इसके ऊपर डैश और आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और है कि डैश से डैश हट जाता है यहाँ पे, तो सी डैश बराबर क्या आ गया बच्चों? ए डैश प्लस ए, और ए डैश प्लस ए क्या था? सी था। तो यहाँ पर हो गया सी डैश बराबर सी। और यही तो बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सी क्या था? ए प्लस ए डैश था। तो जब आपने सी का ट्रांसपोज निकाला तो वापस क्या आ गया? सी आ गया। दोनों बराबरी तो है, इसका मतलब ये क्या है? एक सममित आव्यूह है। अब इसमें कुछ बातें छूट गई है तो जरा उसको साइड में डिस्कस कर लेता हूं। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, यदि कोई आव्यूह है ए और उसका ट्रांसपोज आपने निकाला तो ए टी आ गया। तो याद रखना बच्चों, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही आव्यूह होता है, यानी कि डैश का डैश, तो डैश से डैश हट जाएगा या टी से टी हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। और प्लस माइनस में यदि आप प्लस दो आव्यूह का प्लस माइनस है उसका डैश निकालते हो तो प्लस माइनस में ये आप अलग अलग लगा सकते हो। ये ध्यान रखना, दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हो। और गुणा के ऊपर दो आव्यूह का ये गुणा है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है? टी है। तो याद रख लेना, इसका जो आंसर होगा बी टी ए टी। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। लास्ट वाला पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तीन संख्याएं गुणा में होती ए बी सी, इसका ट्रांसपोज आप यहाँ पे निकालते हैं तो बच्चों लास्ट वाला पहले आ जाएगा सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। लास्ट वाला पहले आ जाएगा इसमें। जैसे एन संख्या होती a1 या n आव्यूह होते a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन, n आव्यूह होते हैं उनका गुणा होगा। अब आप इनका क्या निकाल रहे हो? ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो लास्ट वाला पहले आ जाता, यानी कि an का ट्रांसपोज डैश डैश डैश, फिर किसका नंबर होता? a3 का ट्रांसपोज, फिर a2 का ट्रांसपोज और फिर a1 का ट्रांसपोज। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, परिवर्त आव्यूह की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान में रखनी है, उसके बाद में हम ये सॉल्व करेंगे। तो परिवर्त मैंने आपको परिवर्त आव्यूह निकालना मैंने आपको बता दिया कि जो पंक्तियां हैं यदि आप उनको स्तंभों में बदल दोगे तो वो जो आव्यूह बनेगा वो किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो परिवर्त का परिवर्त वापस वही आव्यूह प्राप्त होगा। प्लस माइनस का यदि आप ट्रांसपोज लेते हो तो दोनों पे अलग अलग लगा देंगे, और गुणा का यदि ट्रांसपोज लेते हो तो लास्ट वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला लास्ट में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो याद रख लेना यहाँ पे a प्लस ए डैश या a प्लस ए का ट्रांसपोज, a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है? एक सममित आव्यूह है। क्योंकि अभी हमने c मान करके जब उसका डैश लिया या ट्रांसपोज लिया तो वापस c आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें याद रखना कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह क्या है? विषम सममित आव्यूह है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि a माइनस ए डैश सिद्ध कीजिए, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आप विषम सममित आव्यूह कैसे सिद्ध करके बताओगे? तो ध्यान में रख लेना, सममित और विषम सममित सिद्ध करने के लिए
जब आपको संख्या नहीं देता है, मान लीजिए इस तरीके से देता, ए बराबर कोई आयु दे देता और फिर बोलता कि सिद्ध कीजिए ये एक विषम सममित आयु है, तो उसके लिए तो आप क्या नहीं करते, इसका डैश निकाल लेते, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते सीधा सीधा, तो आंसर आ जाता। यहां पर भी ऐसा ही करना है, जब भी आपको सममित और विषम सममित आयु सिद्ध करना हो, आप क्या करोगे, इनका डैश निकालोगे, इनका ट्रांसपोज निकालोगे। तो मैंने इसको एक सी आयु मान लिया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको यह सिद्ध करना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आयु है। इसको विषम सममित बताना था, तो इसको मैंने क्या मान लिया, c। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन अब क्या बन गया, सिद्ध कीजिए कि c एक विषम सममित आयु है। तो c विषम सममित कब होगा, ये बताइए भाई। c विषम सममित तब होगा जब c बराबर क्या आएगा, ये आएगा माइनस c डैश आएगा, यानी कि c का ट्रांसपोज c के बराबर है, लेकिन एक माइनस का चिन्ह बाहर है, ये तो है ना। तो मैं इसको c, अब c का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो c डैश और इधर भी ले लिया a माइनस, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसपोज भी लगा सकते हो। तो मैंने दोनों पक्षों में क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब इसको सॉल्व करो, अभी बताया था प्लस माइनस में ट्रांसपोज आप अलग अलग लगा सकते हो, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये तो यहाँ से टी से टी हट जाएगा, तो सी टी बराबर हो गया ए टी, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अब यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, माइनस कॉमन यदि हम लेते हैं तो सी का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लेते हैं, इन दोनों का स्थान बदल जाएगा, तो ये हो गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो सी का ट्रांसपोज बराबर हो गया माइनस सी। तो ये तो रिजल्ट आया यहाँ पे। तो आप बोल दोगे कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक क्या है, विषम सममित आयु है, ओके। और ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सममित आयु, क्या है, सममित आयु, ओके। तो ये सममित है, ये विषम सममित है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अभी एक फॉर्मूला बनेगा। और यहां से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, जरा बात ध्यान से समझना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। आयु ए को इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आयु ए को सममित तथा विषम सममित, आयु ए को सममित तथा विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त करना या व्यक्त करना। आयु ए को सममित और विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त करना। आपको एक आयु दिया जाएगा ए, ऐसे बना करके देगा, पूरा आयु देगा ये, और वो बोलेगा कि इसको आप सममित और विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये याद रख लेना, ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा, ए आएगा, 1/2 ए और यहाँ पर 1/2 ए, तो ये तो हो जाएगा ए और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ए का मान ये हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसा है, सममित, और 1/2 से गुणा कर दे तो भी वो सममित। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा बच्चों, सममित आयु, क्या होगा, सममित आयु होगा। तो याद रख लेना, जब भी आपको कोई आयु ए दे और बोले कि इसका सममित आयु ज्ञात कीजिए, तो इसका सममित आयु जो होगा वो क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 भी लगेगा इसको, और ये हो गया इसका विषम सममित आयु, ये है इसका विषम सममित आयु। तो जब भी किसी आयु को सममित और विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। देखिए आज मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, आज पूरे टॉपिक बताए हैं, थ्योरी बताई है। कल हम इन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।